हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने इसके 4 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह 5 मेजर टॉपिक है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट के संदर्भ में जनवरी माह में क्या समसामयिक घटनाक्रम रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसके टॉपिक को जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जिसको एनवायरनमेंट के संदर्भ में पढ़ना है। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। चलिए तो इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। पहला तो आता है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होना, भारत में सीवेज प्रबंधन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग, भारत में भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र, पृथ्वी विज्ञान योजना। संक्षिप्त सुर्खियों में आता है आपका ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, मेगालोरास आता है, अक्षांशीय जैव विविधता प्रवणता, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरे हुए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, ग्लोबल ओशन हीट कंटेंट कंसाइंड, सिल्वर लाइन, हमबोल्ट एनिग्मा, हिमालयन बुल्फ, तिब्बती भूरा भालू इसके अंतर्गत आते हैं। और भी अन्य जो संक्षिप्त सुर्खियाँ आती हैं, जैसे कुनकी हाथी के बारे में पढ़ेंगे, बल्चर रेस्टोरेंट के बारे में, यूरेशियन ऊद बिलाव, बिन टू रोंग या आर्कटिक्स और छोटे पंजों वाला ऊद बिलाव के बारे में, मास्कोटुको फिशो की 2 आक्रामक प्रजातियाँ, कोरिल द्वीप, बिलिंगटन द्वीप, डीप सी कोरल रीफ, वन्य जीव लाइसेंसिंग नियम 2024, वेज बैंक इकोसिस्टम, कुनू राष्ट्रीय उद्यान इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए। तो इसके संदर्भ में पहले नंबर पे तो एक डेटा बैंक को जान लेते हैं, जो कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के संदर्भ में है, जो कि 5वें चक्र के आंकड़े बताते हैं, जिसमें बाघों की संख्या जो न्यूनतम रही है वह 3167 है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट है। बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य में आता है आपका मध्य प्रदेश में, जहां पर सर्वाधिक बाघ हैं 785। फिर आता है दूसरे नंबर पर कर्नाटक, जहां पर 563 बाघ हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले टाइगर रिजर्व में आता है कार्बेट टाइगर रिजर्व 260 हैं, जो कि, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 150 आते हैं। तो ये आपके टाइगर रिजर्व और टाइगर वाले बाघों वाली संख्या बताई गई है, जो कि सर्वाधिक है। हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष के रूप में चिन्हित किया है। तो किसके द्वारा ये किया गया है? भारत सरकार के तौर पर आधिकारिक तौर पर ये घोषणा की गई। तो जब 50 वर्ष पूरे हुए हैं तो उसके संदर्भ में आपको ये जानना होगा कि भाई जब 50 वर्ष 2023 में पूरे हुए हैं तो किस ईयर में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत है 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, और यह जो है वही एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका जो प्रारंभ है, इसको प्रारंभ में प्रोजेक्ट टाइगर को भारत के अलग अलग राज्यों में 9 टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था, और अभी प्रेजेंट में प्रत्येक राज्यों में है। और लेकिन जब जो शुरुआत हुई थी वह 9 टाइगर रिजर्व में ही सिर्फ हुई थी, जिस प्रोजेक्ट के तहत शामिल टाइगर रिजर्व में बाघों के 100 स्थानीय या इन सीटू संरक्षण हेतु बाघों को प्राकृतिक पर्यावास वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता दी जाती है। तो इसके संदर्भ में आता है। इसके उद्देश्य को समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य है कि जैसे ये जिसके 50 वर्ष पूरे हो गए, हर बार इसके बाघों की आकलन किया जाता है, ये गणना की जाती है, और ये प्रोजेक्ट टाइगरों की संख्या का क्या मतलब रहता है, इसके संदर्भ में आखिर क्या ऑब्जेक्ट है। क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, कि अगर आप किसी कार्य के उद्देश्य है, मतलब आप किसी काम को कर रहे हैं, तो उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या बेनिफिट है, क्या उसके इम्पोर्टेंस होंगे, किस तरीके की व्यवस्था होगी, कि क्या स्ट्रेटजी होगी कि हम उसको उस तरीके से कार्य को पूरा करेंगे। तो ऐसे ही आपका कोई भी योजना जब शुरू की जाती है तो उसका उद्देश्य, उसकी कार्यान्वयन एजेंसी, उसके वित्त पोषण कहाँ से होगा, तो इन संदर्भ में ये प्रत्येक एक प्रक्रिया चलती है। इसके उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी मूल्यों में भारत की बाघों की सार्थक आबादी बनाए रखना है। किस किस क्षेत्र में? आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए।
प्रोजेक्ट टाइगर में एक समग्र इकोसिस्टम या दृष्टिकोण को अपनाया गया है और जिस दृष्टिकोण में मुख्य फोकस फ्लैगशिप स्पीसीज यानी बाघ पर है, जो कि अन्य जीवों और बाघों के बीच शिकार की आबादी का भी संरक्षण करती है। और इस पहल को पारिस्थितिकी तंत्र की संधारणीयता को बनाए रखने का प्रयास भी किया गया। इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है, यह कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत है, जिसका गठन 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर किया गया था और 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसमें संशोधन करके NTCA को वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका वित्त पोषण जो है वह गैर अवधि मदों के व्यय के लिए राज्यों को 60% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें अवधि मदें वे मदें होती हैं जिसमें केंद्रीय सहायता के व्यय में 50% सीमित हो, जो कि हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में दोनों प्रकार के मदों में 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके संदर्भ में आता है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के विलय करके प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट में विलय कर दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट किसके मिलने से बना हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को साथ में मिला दिया गया। चलिए तो जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शुरू की गई अलग अलग गतिविधियों के बारे में। कि पहला आता है कि नए टाइगर रिजर्व की स्थापना और विकास के संदर्भ में। भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं और 2023 में घोषित वीरांगना टाइगर दुर्गावती टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व हैं। तो हाल ही में भारत का जो 55वां टाइगर रिजर्व है वह हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो कि नवीन टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व के गठन के लिए एक कोर बफर रणनीति के तहत यह कार्य करता है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को एक कोर क्षेत्र का निर्माण किया जाता है जिसमें कानूनी स्थिति प्राप्त होती है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा जाता है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन और गैर वन भूमि को मिलाकर इन्हें बहु उपयोग क्षेत्र में प्रबंधित किया जाता है। तकनीकी प्रगति के संदर्भ में देखा जाए तो ई वर्ल्ड परियोजना के तहत पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग भी किया जाता है। NTCA जिसका गठन 2005 में हुआ था, इसके NTCA के द्वारा बाघों के आकलन के लिए M-STRIPS एप्लीकेशन का उपयोग किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था UPSC में, पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि M-STRIPS से रिलेटेड। M-STRIPS का जो फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोजेक्ट एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एप्लीकेशन का उपयोग किया गया था। विशेष रूप से बाघ संरक्षण, जो कि कई तरह के टाइगर रिजर्व में संबंधी शिकार संबंधी चुनौतियों को रोकने के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल तैनात किए गए। भारत में बाघ संरक्षणों को कार्यों को 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला चरण आता है कि 1970 के दशक में बाघों के संरक्षण का जो पहला चरण शुरू किया गया था और इस चरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई, जिसमें बाघों और उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण में मदद मिली हुई है। दूसरे चरण की जो शुरुआत है 2005 से 2006 के अंतर्गत की गई, जिसमें सरकार ने लैंडस्केप लेवल अप्रोच अपनाई और बाघों के संरक्षण के लिए कठोर निगरानी तंत्र को लागू किया। तो इसके अंतर्गत ही आता है बाघ संरक्षण में चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला आता है पर्यावास को नुकसान और खंडन के बारे में। कि स्टेट्स टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले राज्यों के लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों में केवल 1/3 बेहतर स्थिति में है। मानव वन्य जीव संघर्ष में जैसे जैसे मानव की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे बाघों के आवास पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव एवं वन्य जीवों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं। शिकार, अवैध शिकार और अवैध व्यापार के संदर्भ में देखा जाए तो यह शिकारी बाघों को उनकी खाल, हड्डियों तथा शरीर के अन्य दूसरे अंगों के लिए उनका शिकार करते हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यह जलवायु तापमान में परिवर्तन के कारण इसमें सुंदरबन पश्चिमी घाटों में बाघों के पर्यावास में बदलाव आ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन भी काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है, जिससे वनाग्नि की समस्याएं घटित होती हैं, जिसे आमतौर पर वनाग्नि की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसकी निगरानी जो है कुछ टाइगर रिजर्व जो है जिनकी निगरानी मुकुंदरा, रणथंभौर, नागरहोल आदि राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। यहाँ पर बाघों की निगरानी करना एक कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि यह एक राज्य से दूसरे राज्य में विचरण करते हैं। अगर वो बॉर्डर पर कोई भी बाघ रिजर्व बनाया गया है या फिर टाइगर रिजर्व है तो वो जब एक राज्य से दूसरे राज्य पे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें तो बॉर्डर का पता नहीं चलता है, तो अगर ये चले जाते हैं तो वो निगरानी के संदर्भ में काफ़ी डिफ़िकल्टी
होती है। अन्य टाइगर रिजर्व को देखा जाए तो इसमें लेंटाना कैमारा जैसी आक्रामक प्रजातियों से भी खतरा होता है। तो इसमें टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कुछ चुनौतियां हैं कि जैसे कि पर्यावास का नुकसान या विखंडन होना, मानव वन्य जीव संघर्ष होना, अवैध शिकार और अवैध व्यापार होना, जलवायु परिवर्तन, निगरानी और अन्य के संदर्भ में इसमें ये प्रमुख चुनौतियां बताई गई। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है पर्यावरण संरक्षण और पुनर्बहाली, जो कि बाघ पर्यावासों की सुरक्षा करने के साथ साथ उनका विस्तार करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बाघों के बिखरे पर्यावास को जोड़ने के लिए वन्य जीव गलियारों का निर्माण और उनका रखरखाव करने की जरूरत होती है। सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता के संदर्भ में शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और बाघ पर्यावासों के नज़दीक रहने वाले समुदायों की प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए आजीविका के संधारणीय स्रोतों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अवैध शिकार रोकने के उपाय के संदर्भ में देखा जाए तो बाघों की सुरक्षा पर काम करने के लिए कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण, उपकरण, प्रौद्योगिकी मुहैया करानी चाहिए। इसके अलावा बाघ संरक्षण से संबंधित कानूनों का बेहतर कार्यान्वयन और अवैध शिकार रोधी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन समन्वय में यह बाघों के पर्यावास और आबादी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करता है। सार्वजनिक निजी भागीदार के संदर्भ में यह बाघ संरक्षण में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। चलिए तो जानते हैं व्हाइट टाइगर रिजर्व के बारे में कि आखिर व्हाइट टाइगर रिजर्व होते क्या है। व्हाइट टाइगर या फिर सफ़ेद बाघ जो कि बाघों का कोई अलग उपप्रजाति नहीं है, बल्कि यह जीन में उत्परिवर्तन के कारण कुछ बाघों का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो बाघ जो सफ़ेद पाए जाते हैं उनमें कोई अलग प्रजाति नहीं होती है, लेकिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण या जेनेटिक म्यूटेशन के कारण कुछ बाघों का कलर परिवर्तित हो जाता है, तो उन्हें व्हाइट टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें भारत की यह प्रमुख प्रजाति है जो कि भारत को राष्ट्रीय पशु घोषित करती है और इनका पर्यावास जो है बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में पाई जाती है और इनका कुल जो विस्तार है वह बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार में पाई जाती है और 75% जो बाघ होते हैं वह भारत में पाए जाते हैं। भारत में जो बाघों की आबादी का एक वितरण को देखा जाए तो यह प्राकृतिक पर्यावास में हिमालयी क्षेत्र में, मैंग्रोव दलदल में, लंबी घास वाले मैदान में, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन के साथ साथ सदाबहार एवं शोला वन में भी ये शामिल है। तो ये बाघों का वितरण इस तरीके से होता है। बाघ संरक्षण की इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से इसमें बाघ अम्ब्रेला प्रजाति और कीस्टोन प्रजाति दो तरीके की आती है। कीस्टोन प्रजाति वो प्रजाति होती है जो अपने पर्यावास के संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को व्यापक पैमाने पर प्रभावित करती है और अम्ब्रेला प्रजाति वो प्रजाति होती है जो कि कीस्टोन प्रजाति को दोनों को एक ही माना जाता है, लेकिन दोनों के बीच एक अंतर होता है कि अम्ब्रेला प्रजाति के प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होते हैं और अम्ब्रेला प्रजाति में मुख्यतः दूर दूर तक प्रवास करने वाली प्राणी शामिल होते हैं जो प्रवास के दौरान आसपास के लैंडस्केप को प्रभावित करते रहते हैं और इस प्रकार अम्ब्रेला प्रजाति का कोई पर्यावास प्रभाव पर पड़ता है। और इसके आर्थिक कारक भी होते हैं, आर्थिक महत्व भी होता है जो कि इसको उद्योग जैसे पर्यटन से लाभ पहुंचाते हों और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व के संदर्भ में देखा जाए तो ये आत्मबल, क्षमता और सुंदरता के प्रतीक होते हैं। इसकी विशेषताओं को देखा जाए तो ये बाघ जो होते हैं वह एकांत प्रिय होते हैं और इन्हें अपने क्षेत्र में रहने वाले प्राणी होते हैं और एक वयस्क नर बाघ के क्षेत्रों में 2 से 7 बाघों को क्षेत्र शामिल होते हैं और प्रत्येक बाघ की धारियां मानव उंगलियों के निशान की तरह अलग अलग होती है और बाघ बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। तो ये बाघों की स्पेशलिटी होती है। बाघ जो है वह IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं और यह साइज से परिशिष्ट फर्स्ट में आते हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के अंतर्गत आते हैं। तो ये बाघों की स्पेशलिटी है और बाघ को इसके अंतर्गत रिजर्व घोषित किया गया है जो कि बाघ के संरक्षण की स्थिति में। नेक्स्ट आता है भारत में सीवेज प्रबंधन के बारे में। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी के पुनरुद्धार संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण आदेश 2016 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है और यह जो मिशन है वह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन संचालित किया जा रहा है। अन्य संबंधित तथ्यों में देखा जाए तो इन संशोधन के जरिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित अपशिष्ट जल को गंगा नदी में प्रवाहित करने की अनुमति प्रदान की गई और इनसे पहले किसी भी स्थिति में उपचारित या अनुपचारित सीवेज जल नदी को प्रवाहित करने पर रोक दिया है।
इस कदम का जो उद्देश्य है वह नदी के अविरल प्रवाह को बनाए रखना है ताकि नदी की जैव विविधता में सुधार किया जा सके, इसके अंतर्गत आता है। भारत में उत्पन्न सीवेज की मात्रा और सीवेज उपचार संयंत्र के बारे में जानते हैं कि भारत में श्रेणी 1 शहरों में और श्रेणी 2 कस्बों में से 33,000 MLD से अधिक सीवेज उत्पन्न होता है और इसे मात्र 18.6% को ही सीवेज उपचार संयंत्रों द्वारा उपचारित किया जाता है। और यह जो सीवेज उपचार संयंत्रों के द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक स्रोतों से उत्पन्न अपशिष्ट जल का जो उपचार किया जाता है वह अपशिष्ट जल को पर्यावरण या जल निकायों में मुक्त करने के पहले प्रदूषकों और दूषित पदार्थों को हटा दिया जाता है, इसके संदर्भ में आता है। भारत में सीवेज उपचार के लिए संस्थागत व्यवस्था और आरंभ की गई पहले आती है, जिसमें पहला आता है 7वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है, जो कि राज्य सूची का विषय आता है। इसमें नदियों की स्वच्छता और उनका विकास के लिए काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का होता है, जिसमें राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति 2008 में लाई गई थी, जिसमें स्थानीय सरकारों को स्वच्छता के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने, पूर्ण स्वच्छता और 100% सुरक्षित अपशिष्ट निपटान के लिए जिम्मेदार बनाया गया था, इसके अंतर्गत आता है। STP के प्रकार के बारे में देखा जाए तो इसमें पहला आता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, जो कि अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए बायोरिएक्टर को मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट में जोड़ा जाता है। दूसरा आता है एलिवेटेड स्लज प्लांट, जिसमें वायु की उपस्थिति में अपशिष्ट या सीवेट को चयापचय करने में सक्षम बैक्टीरिया को विकास को बढ़ावा दिया जाता है। और तीसरा आता है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, जो कि एलिवेटेड स्लज प्रक्रिया के जरिए अपशिष्ट जल को साफ किया जाता है। और मूविंग वेड बायोफिल्म रिएक्टर, जिसमें बायोफिल्म उपचार की एक प्रक्रिया होती है जिसके लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। तो ये STP के ये प्रमुख प्रकार होते हैं जिसके अंतर्गत आता है। चलिए तो जानते हैं ऑफ साइट और ऑन साइट अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली के बारे में, जिसका भंडारण, परिवहन और उपचार किस तरीके से होता है। ऑफ साइट प्रणाली घरेलू सीवेज और ऑन साइट प्रणाली के अंतर्गत इसमें जो आता है सीवेज नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इसमें सेप्टिक टैंक के अंतर्गत फिर स्लज का समय समय पर परिवहन होता है। मल संबंधी स्लज या सेप्टिक ट्रीटमेंट होता है, जो आग की शुष्क बेसिनों और जल निकायों में छोड़ना होता है, फिर इनका पुनः उपयोग किया जाता है। तो ये सीवेज के संदर्भ में भी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संदर्भ में है कि इसका किस तरीके से रिसाइकल किया जाता है, इसके संदर्भ में ये प्रक्रिया को बताया गया। नेक्स्ट आता है आपका कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं को राज्य सरकार के शहरी निकायों में शामिल किया गया था। पहला तो आया था स्वच्छता मिशन 2008 के अंतर्गत, दूसरा 1993 में और तीसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों के STP एवं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना जरूरी रह गया ताकि ये इकाइयाँ सीवेज को नदी में बहाने से पहले उपचारित कर सकें। और भारत में अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए अब तक कोई अधिनियम नहीं बनाया गया। अपशिष्ट जल के समुचित प्रबंधन के लिए संचालित अन्य पहले आती है, जैसे कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या अमृत योजना, दूसरी आती है स्मार्ट सिटी मिशन, तीसरी आती है नमामि गंगे कार्यक्रम और चौथी आती है राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण योजना। सीवेज उपचार से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है ULB की क्षमता में अभाव होना, कि शहरी स्थानीय निकायों और उनके प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर सीवेज उपचार परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है। कैग की लेखा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार इसे झारखंड में ULB के लिए एक सीवेज नेटवर्क नहीं है और इसके कारण रोजाना 175 मिलियन लीटर अनुचारित अपशिष्ट जल खुली नालियों में प्रवाहित किया जाता है। राज्यों द्वारा अनुपातहीन कार्यान्वयन होना, जिसमें 5 राज्य में कुल स्थापित सीवेज उपचार क्षमता 60% के लिए उत्तरदायी है, जिसमें 5 राज्य के आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और कर्नाटक आता है। विशिष्ट फ्रेमवर्क का अभाव होता है, डिस्चार्ज के मानकों में अंतर होता है, कम अनुपालन दर होती है, जिसमें देश की कुल सीवेज उपचार क्षमता में मात्र 23% उपचार क्षमता ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होती है और आर्थिक रूप से ये कम लाभकारी होता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है अधिक निगरानी केंद्र स्थापित करना, जिसमें इस निगरानी केंद्रों की स्थापना प्रदूषण स्रोतों, पर्यावरणीय प्रणालियों, सीवेज के संपर्क में आने वाली जगहों का निर्माण किया जाना होता है। दूसरा आता है सिंचाई में उपयोग करना, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल में सीवेज फार्मिंग पर शोध करते हुए सीवेज सिंचित वृक्षारोपण के लिए एक सिंचाई पद्धति सिफारिश की गई और इस पद्धति का इस्तेमाल व्यापक रूप से किए जाने की आवश्यकता है।
वैकल्पिक उपयोग पर ध्यान देना, जो कि स्थानीय निकाय में उपचारित सीवेज का इस्तेमाल पेयजल को छोड़कर अन्य कार्यों में करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बागवानी, सिंचाई, अग्निशमन, औद्योगिक शीतलन आदि आता है। कर्नाटक सरकार ने तृतीयक उपचारित सीवेज का इस्तेमाल पेयजल को छोड़कर अन्य कार्यों में करने के निर्देश दिया है, जिसमें राज्य सरकार की योजना सीवेज का इस्तेमाल पार्कों, रिसोर्ट और गोल्फ कोर्स आदि के साथ साथ बागवानी कार्यों में भी करने की होती है। बेहतर और एक समान जल गुणवत्ता मानक स्तर परिभाषित करना, जिसमें इस कदम से बेहतरीन के साथ प्रदूषण के स्तर तथा उनके स्रोतों का पता लगाने में मदद मिलेगी। इससे प्रदूषणों के प्रभावों का अनुमान लगाना आसान होगा। जमीन की कमी वाले शहरों में भूमिगत एसटीपी स्थापित करना है, जैसे उदाहरण के तौर पर सघन आबादी वाले अधिकांश चीनी शहरों में भूमिगत एसटीपी स्थापित किए गए हैं। प्रकृति आधारित समाधानों को लागू करना, जिसमें कृत्रिम आर्द्र भूमियों का निर्माण, प्लांटेड सॉइल फिल्टर्स, वनस्पति युक्त जलमग्न क्यारियां आदि बढ़ावा देने के लिए जरूरत रखती हैं। इसके अंतर्गत ये जैसे प्रकृति आधारित समाधान आते हैं, जैसे कृत्रिम आर्द्र भूमियाँ होना, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड, ग्रीन रूफ, लिविंग वॉल्स होना और बेस्ट स्टेबलाइजेशन, हाई रेट एल्गी पॉन्ड्स बनाए गए हैं और ये बर्मी फिल्ट्रेशन ये प्रमुख है। इसके प्राकृतिक प्रकृति आधारित समाधान ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में, कि भारत के राष्ट्रपति ने 2023 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 दिया हुआ है। यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का जो आरंभ है वह इस डैशबोर्ड में आरंभ इसका किया गया, जिसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, इसकी थीम थी। इसके अंतर्गत आता है कि इस पुरस्कारों के संदर्भ में देखा जाए तो यह पुरस्कार क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका क्या उद्देश्य है, फिर जानेंगे कि अभी 2023 में किन किन क्षेत्रों को या फिर कौन कौन से शहरों एवं राज्यों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वो पुरस्कार होता है जो कि देश भर में शहरों और कस्बों के सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति का पता लगाने या करने में जुड़ा एक सर्वेक्षण होता है, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत की गई थी। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मामले के मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य स्वच्छता के बारे में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करना होता है, ताकि कस्बों और शहरों को रहने के लिए बेहतर जगह बनाई जा सके। 2023 का मूल्य पहली बार जो सर्वेक्षण है उसे 4477 शहरों में आयोजित किया गया था और 2022 के मुकाबले इस बार इसमें कुल अंक 95,500 रहे और 2022 में 7,500 थे। फिर आता है 2023 के मुख्य प्रयासों या मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें आता है कि इस वर्ष शीर्ष स्थान संयुक्त रूप से इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात ने प्राप्त किया है। इसके बाद रैंकिंग में जो तीसरा स्थान है वह नवी मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा प्रदान किया गया है और इंदौर को लगातार 7वीं बार यह स्वच्छ शहर घोषित किया गया। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सासवाड़ महाराष्ट्र, पाटन गुजरात, लोनावाला महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला है। महाराष्ट्र को देश का सबसे स्वच्छ राष्ट्र घोषित किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। मध्य प्रदेश की महू का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड के रूप में चुना गया है। इसके बाद देवलाली महाराष्ट्र और अहमदाबाद गुजरात का स्थान रहा है। वाराणसी उत्तर प्रदेश को सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर घोषित किया गया है। इसके बाद प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो ये आपका राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में रहा है। नेक्स्ट आता है भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 150वीं वर्षगांठ स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए तो जानते हैं इसकी आखिर स्थापना कब हुई थी, जब अभी हाल ही में जो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भारत के शुरुआती वैज्ञानिकों में विभागों में से एक है। इसमें भारत के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा प्रदान करता है, जो कि मौसम विज्ञान और इससे संबंधित विषयों पर एक प्रमुख सरकारी एजेंसी होती है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसमें मौसम संबंधी विज्ञान संबंधी अवलोकन करना, मौसम का पूर्वानुमान जारी करना होता है, मौसम संबंधी गंभीर घटनाओं के प्रति चेतावनी जारी करना, कृषि उद्योग जैसे क्षेत्रों में आवश्यक मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध कराना होता है। IMD मतलब कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं। पहला आता है नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा शुरू की गई ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की अवधारणा पर आधारित है।
इसका लक्ष्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित करना है जो कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं जल जैसे क्षेत्रों के लिए उपयोगी जलवायु संबंधी जानकारी सेवाएं प्रदान करेगा। और NFCS प्रत्येक व्यक्ति और संगठन को जलवायु स्मार्ट बनने में मदद करेगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। दूसरी आती है स्वदेशी रूप से विकसित निर्णय समर्थन प्रणाली, जो कि एक वेब आधारित GIS आधारित एकीकृत DSS तैयार की गई है, जो कि मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान सक्षम प्रणाली के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, इसके कार्य को देख लेते हैं। इसका जो कार्य है वह WAFES के अंतर्गत मौसम और पूर्वानुमान संबंधी मॉडल्स का विश्लेषण करने के लिए एक विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है, जो कि यह प्रणाली गंभीर मौसम की घटनाओं, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर उनके प्रभाव को लेकर निर्णय लेने में सहायता करती है। इसके घटक के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें शामिल है, पहला तो मौसम विज्ञान सूचना संचार प्रणाली MICS, दूसरा आता है डेटा सूचना संस्करण प्रणाली DIPS, तीसरा आता है सिंथेटिक इंटीग्रेटेड विजुअलाइजेशन सिस्टम, चौथा आता है सार्वजनिक मौसम सूचना प्रणाली। लक्षित क्षेत्र में आते हैं UPHEATT पहल के अंतर्गत शहरी विद्युत, जल विज्ञान, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, परिवहन इसके अंतर्गत आता है, जिसमें रियल टाइम जानकारी प्रदान करना होता है और इसका मुख्य उद्देश्य कल्याण को बढ़ावा देना है। शुरू की गई पहलों में आती है पहली पंचायत मौसम सेवा पोर्टल, जो कि किसानों को उनकी कृषि संबंधी गतिविधियों को रोजाना योजना बनाने में मदद करना है। दूसरी आती है IMD मोबाइल ऐप, जिसमें IMD की सभी तरह की मौसमी संबंधी सेवाओं में एकीकृत GIS आधारित इंटरेक्टिव मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया गया। IMD की उपलब्धियों के बारे में जाने तो यह 2023 में 3 IMO वेधशालाओं अर्थात द्वारका, बाबेरावल गुजरात और कर्नाटक उड़ीसा को 100 से अधिक वर्षों में हाइड्रोलॉजिकल अवलोकनों के लिए दीर्घकालिक अवलोकन स्टेशन के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि 2023 की निगरानी में पूरे देश में 39 डॉपलर मौसम रडार स्थापित किए गए हैं, जिसमें गति शक्ति उड़ान योजना का समर्थन के लिए IMD ने 117 हवाई अड्डों के लिए विमानन मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान के माध्यम से हवाई ऊर्जा को सुरक्षित महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। और संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में अपर सुपर चक्रवात एम्फान और 2023 में चक्रवात मोचा के दौरान IMD द्वारा प्रदत्त की गई प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं की भी सराहना की हुई है, इसके अंतर्गत आता है। सटीक मौसम भविष्यवाणी में IMD के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है मौसम पूर्वानुमान में सीमित मॉडल का होना, जो कि मौसम मॉडल पर आधारित है, जिसमें मॉडलों की क्षमता सीमित कर इसमें धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। डेटा प्रस्तुतिकरण होता है, जो कि सटीकता बढ़ाने के लिए पूर्वानुमानकर्ताओं को कई सैटेलाइट इमेजेस, रडार डेटा और मॉडल से संकेतों को विश्लेषण करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है तीव्र स्थानीय मौसम घटनाएं होना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मानव संसाधनों प्रशिक्षण आता है। आगे की राय में देखा जाए या फिर इसके जो सुझाव दिए गए हैं वो आता है कि एडवांस डेटा जुटाना, वैश्विक सहयोग होना, जिसमें डेटा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता को साझा करने और क्षेत्रीय विविधताओं की एक वैश्विक जलवायु चुनौतियों को सामूहिक रूप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देना आवश्यक होता है। पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का होना, पूर्व चेतावनी प्रणालियां होना और क्षमता निर्माण होना इसके अंतर्गत आता है। भारत का भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र के बारे में कि हाल ही में IIT दिल्ली में भारत के लिए पहला हाई रेजोल्यूशन वाला मानचित्र तैयार किया है। इसे भारत का भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र का नाम दिया गया है। और चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होता है भारत के भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र में। कि यह जो मानचित्र होता है वह भविष्य में भूस्खलन की घटनाओं की संभावनाओं के आधार पर भौगोलिक क्षेत्रों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। इस तरीके से जो जोन बांटे गए हैं वो 5 तरीके से इसमें विभाजित करके दिखाया जाता है कि हाई रेजोल्यूशन, फिर उससे लेवल वाला, मतलब इसमें 5 तरीके से डिवाइड करके 5 भागों में डिवाइड करके दिखाया गया है। इस मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि इसमें जो जैसे बहुत अधिक वाला क्षेत्र है उसे रेड से संबोधित किया गया है, अधिक वाला जो है वहाँ पर इस कलर से इसको संबंधित किया गया है, मध्यम वाले को LOS जो कलर है इसके संदर्भ में है, कम वाले को इस तरीके से और आपका बहुत कम वाले को इस तरीके से इसमें दिखाया गया। तो ये भारत के भूकंपीय क्षेत्र है जिसे 5 तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत भूकंप की तीव्रता और भूकंप का जगह कहाँ आएंगे इसके संदर्भ में बताया जाता है।
चलिए तो जानते हैं इसके संदर्भ में कि हाई रेजोल्यूशन भूस्खलन मानचित्रण के लिए जो इनोवेटिव फ्रेमवर्क शुरू किया गया है उसके संदर्भ में कि इसका जो उपयोग है वह बिग डेटा और अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित कई मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके तैयार किया जाता है। यह भूस्खलन संवेद्यता वाले क्षेत्रों को सरल भाषा में भूस्खलन की संभावना वाले या भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र कह सकते हैं। इस मानचित्र में मॉडल भूस्खलन की घटना के लिए 16 कारक शामिल किए गए हैं, जिसमें ऊंचाई, ढलान, मृदा की संरचना, सड़क की दूरी, नदी से निकटता, वनस्पति आवरण, वर्षण आदि इसमें शामिल होता है। दूसरा आता है हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन मैपिंग, जो कि मानचित्र में 95% से अधिक सटीकता के साथ 100 मीटर की स्पेशियल रेजोल्यूशन प्रदान करता है। भूस्खलन सुबद्धता की प्रबलता के आधार पर इसमें वर्गीकरण होता है, जो इन मानचित्रण में देश की भूस्खलन की संभावना के आधार पर इसे 5 तरीके से विभाजित किया गया। भारत में भूस्खलन मानचित्रण में उजागर किए गए मुख्य बिंदु में आता है पहला कि भारत में भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र, जो कि भारत के 13.17% भौगोलिक क्षेत्र में भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र को घोषित करता है। जो आपका अति उच्च संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आपका 4.75% क्षेत्र होता है। और GIS का अनुमान भारत में भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में 12.6% बराबर होता है। और यह आंकड़ा चिन्हित कर दिया जाए तो 13.17% से ये थोड़ा कम होता है, जो कि LILSM के अंतर्गत आता है। तो ये जो 5 क्षेत्र है इसके अंतर्गत इसको इस तरीके से परसेंटेज वाइज भी डिवाइड किया गया है कि कितना क्षेत्र ये कवर करते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर देखा जाए तो प्रतिशत के आधार पर सिक्किम का जो भूस्खलन क्षेत्र होता है वह अत्यधिक संवेदनशील भी होता है और वहाँ पर 57.6% यह प्रतिशत आता है। क्षेत्रफल के आधार पर भूस्खलन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है और गैर हिमालयी क्षेत्रों में केरल में भूस्खलन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र आता है। नेक्स्ट आता है नए भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान जो है पूर्वी घाट के भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के रूप में जाना गया है। यह पूर्वी घाट में आने वाली क्षेत्रों में पिछले मॉडल या सरकारी मॉडल में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में नहीं माना गया। भारत के भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्र के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो नीतियों निर्माण एवं क्रियान्वयन के संदर्भ में इसका एक आधार के रूप में कार्य करता है, जो सरकार और एजेंसियों के डेटा आधारित एक बेहतर नजरिया भी मिलेगा। भूस्खलन की एक अनिश्चित प्रकृति के वैज्ञानिक कारणों या समझ होती है, अग्रिम चेतावनी और तैयारियां की जाती हैं इसके बारे में। और भूस्खलन के परिणाम के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है विकास संबंधी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जलधाराओं का अवरुद्ध हो जाना और नदियों में प्रवाह मार्ग में मुड़ जाना, जीवन की क्षति और लोगों का घायल हो जाना, समुदायों का विस्थापन होना और पारिस्थितिकी पर लंबे समय तक प्रयास करना, ये भूस्खलन के परिणाम होते हैं। भूस्खलन के बारे में जाने कि आखिर होते क्या है। यह एक ऐसी घटना होती है जो पहाड़ों की ढलान पर या चट्टानी या पथरीले मलबे को रोके रखने वाले घर्षण बल की तुलना में मलबे को नीचे खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है, जहाँ पर पहाड़ी ढलानों से मलबा नीचे की ओर गिरने लगता है, जिसे स्लोप फेलियर भी कहा जाता है और इसके चलते इसे भूस्खलन आते हैं। स्कोप फेलियर की जो घटना होती है वह भूस्खलन को संवेदनशीलता को बढ़ाती है, जिसका ये सर्वाधिक प्रभाव उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में ये घटना ज़्यादा घटित होती है। भूस्खलन के लिए आपके उत्तरदायी कारक आते हैं जैसे भूविज्ञानिक कारक, भूआकृतिक, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान संबंधी विशेषताओं के जटिल और परस्पर क्रियाओं का परिणाम होता है, जिसमें हिमालय में भूस्खलन को प्रभावित करने वाले भूवैज्ञानिक कारण को देखा जाए तो वहाँ पर जो हिमालय का जो निर्माण जो हुआ है वह है एक अवसादी चट्टानों से हुआ है, जहाँ पर अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया हमेशा बनी रहती है और यह ढलानों और तीव्र प्रवाह वाली नदियों द्वारा प्रवाह मार्ग में अवर्तन की प्रक्रिया भी चलती रहती है, जो कि जो ढाल होते हैं उनमें अस्थिरता को बढ़ाती है। और हिमालय में अधिकांश भूस्खलन जो होता है वह रॉक फॉल या फिर चट्टानों के गिरने के कारण जो प्राकृतिक होता है उसके संदर्भ में हिमालय में जो भूस्खलन का मेजर पॉइंट होता है। पश्चिमी घाट में भूस्खलन की भूवैज्ञानिक प्रकृति क्या होती है। यहाँ पर क्या है कि जो आपकी बेसाल्ट चट्टानें हैं वहाँ पर जो सामान्य प्रवणता ढाल वाली नदियाँ हैं उनके रॉक फॉल की घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन भारी वर्षा के कारण यहाँ अपक्षय से जो मलबे की एक मोटी परत है वह बन जाती है और मिट्टी के पत्थरों और मलबे में पंग प्रवाह तेजी से नीचे की ओर बहने लगता है। इसके कारण आपका पश्चिमी घाट में भूस्खलन होता है। भूस्खलन में वर्षा की भूमिका के संदर्भ में देखा जाए तो यह वर्षा की तीव्रता और अवधि के कारण भूस्खलन के एक कारक होते हैं।
जैसे पश्चिमी घाट में जो भूस्खलन देखा जाए तो पश्चिमी घाट में मिट्टी की अधिक मोटी परत के चलते हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट में भूस्खलन की घटना कम वर्षा से भी घटित हो जाती है और मिट्टी की मोटी परत अधिक जल को धारण करने में सक्षम होती है और जब जल की मात्रा क्षमता से अधिक हो जाती है तो अंततः भूस्खलन की घटना होती है। और फिर आता है कि भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक के संदर्भ में देखा जाए तो जैसे सड़क निर्माण करना, निर्माण कार्य संबंधी अन्य गतिविधियां पहाड़ी ढाल में अस्थिर होती हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख भूस्खलन के वैज्ञानिक और उनकी वर्षा के आधार पर जो हिमालयी भूवैज्ञानिक कारण और उनके मानवीय गतिविधियों के संदर्भ में देखा है। जैसे कि घटनाएं हर बार होती रहती है, जैसे कि हाल ही में अभी उत्तराखंड में हुआ था, तो इस तरीके की आए दिन आपदाएं घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब आता है भूस्खलन की घटना को रोकने या इसके प्रभाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी पहलें शुरू की गई हैं। पहली तो आती है राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन प्रणाली रणनीति 2019। इसके अंतर्गत NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा इसे जारी किया गया और यह भूस्खलन आपदा के मामले में तैयारी, शमन कार्यवाही और राहत प्रणाली को मजबूत करने और उसे मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता पर बल देता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। जैसे पहली आती है भूस्खलन जोखिमों के क्षेत्रों का निर्धारण करना, क्योंकि अगर क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया जाएगा तो जिससे यह एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न किया जा सकता है। दूसरा आता है भूस्खलन निगरानी और अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित करना, जागरूकता पैदा करना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, पर्वतीय जौन विनिमय व नीतियाँ तैयार करना, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में स्थिरीकरण और समन कार्यवाही अपनाना और भूस्खलन प्रबंधन के लिए समर्पित निकाय की स्थापित करना होता है। नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम जो कि 2014 से 15 में शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में देश में 4.3 लाख वर्ग किलोमीटर भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में भूस्खलन सुवेद्यता के मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया था। भारत के भूस्खलन एटलस जो कि पश्चिमी घाट और हिमालय में आने वाले 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आता है और इसको एटलस को इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा तैयार किया गया। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भूस्खलन की जो रोकथाम के लिए विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट उपाय करना महत्वपूर्ण होता है, जो भूस्खलन के प्रति सुवेद्य क्षेत्रों के निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों, कार्यों, सड़कों, बांधों के निर्माण पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही जल प्रवाह नियंत्रण के लिए अवरोधों का निर्माण बड़े पैमाने का वनीकरण करके पहाड़ी ढाल को स्थिरता प्रदान करता है और इसके अलावा यह पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में लोगों को झूम खेती के स्थान पर सीढ़ीदार खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसे निष्कर्ष के तौर पर यह आता है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी विज्ञान योजना के बारे में। इस योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पृथ्वी विज्ञान योजना जो है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और यह इसकी जो अवधि है वह 2021 से 2026 तक है और इसमें कुल लागत 4,797 करोड़ की होती है। वर्तमान में चल रही इसके अंतर्गत 5 उप योजनाएं हैं। पहली तो आती है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। दूसरा आता है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तीसरी आती है पोलर साइंस क्रायो स्पीयर रिजर्व। चौथी आती है सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस। पांचवी आती है रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। इनके अंतर्गत ये 5 प्रमुख उप योजनाएं कार्य करती हैं। योजना के मुख्य उद्देश्य को देखा जाए तो पहला आता है कि पृथ्वी ग्रह की प्रणाली और उसमें होने वाले परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, हिमांक मंडल और पृथ्वी में दीर्घकालिक पर्यवेक्षण में वृद्धि करना है। दूसरा आता है मौसम, महासागर और जलवायु संबंधी खतरों को समझने व भविष्यवाणी करने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडल विकास करना। तीसरा आता है नई परिघटनाओं और संसाधनों की खोज के लिए ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों का अन्वेषण करना। चौथा आता है सामाजिक क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए समुद्री संसाधनों की खोज करना, साथ ही उनके सतत दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना। सामाजिक और पर्यावरणीय आर्थिक लाभ के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से प्रज्ञान की सेवाओं का रूपांतरण करना है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख उद्देश्य आते हैं। नेक्स्ट आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की उप योजना है जैसे एक्रोस, जैसे कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए विश्व स्तरीय एडवांस मॉडल का विकास करना इसका उद्देश्य है। दूसरी आती है ओ स्मार्ट, जो कि हमारे महासागरीय संसाधनों के लिए संधारणीय उपयोग के लिए सेवाएं और उनके पूर्वानुमान हेतु समुद्री विज्ञान संबंधी अनुसंधान गतिविधियों को आयोजित करना है। नेक्स्ट आती है पेसर,
जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में अध्ययन के संबंध में सभी वैज्ञानिक कार्यक्रमों को एकीकृत करती है। सीज, जिसका उद्देश्य भूकंप की निगरानी और पृथ्वी के ठोस घटकों का अनुसंधान को मजबूत करना है। रीच आउट, जो कि पृथ्वी प्रणाली के विज्ञान से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं में MOES की अलग अलग योजनाओं मिशन के बारे में आम जनता को जागरूकता बढ़ाना है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पृथ्वी के अंतर्गत एकीकृत अनुसंधान और विकास प्रयासों के महत्व के बारे में। पहला तो आता है कि पृथ्वी विज्ञान की समझ में सुधार हुआ है। एकीकृत बहुविषयक पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रमों का विकास किया गया है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। बड़ी चुनौतियों का समाधान किया गया है। भविष्य की आपदाओं के लिए अनुसंधान को व्यवहारिक समाधान में परिवर्तित किया गया है। मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाया गया। सतत उपयोग किया गया है, जिसमें जीवित और निर्जीव संसाधनों के सतत उपयोग के लिए अन्वेषण करने में मदद मिलेगी। कुशल और कार्यबल तैयार किया गया है, जो कि भविष्य के लिए पृथ्वी विज्ञान प्रणाली के वैज्ञानिकों के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण करने में सहायक होगा। विज्ञान से प्राप्त जानकारी को समाज सेवाओं में बदलना, इसके प्रमुख सहायता करना इसके अंतर्गत आता है। समाज के लिए विज्ञान से सेवा की अवधारणा के लिए, जो कि यह अवधारणा व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए समग्र रूप से लाभ पैदा करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच अंतर को समाप्त करने के महत्व को दर्शाती है। यह समाज के लिए विज्ञान से सेवा तक कुछ पहलों और उदाहरणें हैं, जैसे पहला, शोध का वास्तविक इस्तेमाल होना, जो कि कार्यवाही योग्य समाधानों के तहत प्रासंगिक निष्कर्षों की पहचान करना, उन्हें आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक लाभ के लिए व्यवहारिक काम में उपयोग करना आदि शामिल होता है, जैसे कि आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जिसमें नई खोजों के लैब से बाजार और अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया होती है, जो कि कैंसर के उपचार, GM फसलों की विकास आदि CRISPR-Cas9 इसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों और उद्यमों के बीच के संदर्भ में देखा जाए तो ये मार्केटिंग में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया। शिक्षा और प्रशिक्षण में यह सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत आपका पहला आता है सुर्खी कि ट्रेड पॉलिसी रूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, जो कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह 10 व्यापार संबंधी नीतिगत क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो कि संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए UNFCCC COP28 में जलवायु शमन प्रयासों के समर्थन के लिए रणनीतियों को शामिल करने का विचार कर सकती है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी या एक्स पोस्ट फेस्टो प्रभाव वाली पर्यावरणीय मंजूरी पर केंद्रीय पर्यावरणीय मंत्रालय के आदेश को रोक लगा दी है। इसके संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2021 और 2022 में खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने के आदेश दिए, और ये आदेश उन परियोजनाओं के लिए जारी किए गए थे जो पहले से चल रही हैं, और यानी कि इनके लिए MOEF-NCC एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय मंत्रालय के इन्हीं आदेशों को रोक लगाई हुई है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट सुर्खियाँ आती है मेगालोसॉरस के बारे में। मेगालोसॉरस जो है वह पहला वैज्ञानिक विवरण विलियम बकलैंड ने 1784 से 1856 में इसे प्रस्तुत किया था। इनका जो शोध पत्र था वह 20 फरवरी 1824 को प्रस्तुत किया गया था, और इसे 2024 में इसे डायनासोर के वैज्ञानिक नामकरण के 200वें साल के रूप में मनाया जा रहा है। मेगालोसॉरस का अर्थ होता है विशाल छिपकली, जो कि एक मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म की खोज ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में की गई थी, और इसे 1824 में इसका नाम मेरुदंड के अस्थिखंड, भुट्टे की हड्डियों व अन्य हड्डियों के आधार पर रखा गया था। डायनासोर डायनोसोरिया वर्ग के सरीसृपों का एक विविध रूप होता है, जो कि मेसोजोइक कल्प से संबंधित होता है। इसमें 3 भूगर्भिक काल, जिसमें ट्राइसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस शामिल होता है, और इसमें आधुनिक पक्षियों की पूर्ववर्ती प्रजाति भी इन्हें माना जाता है। तो ये मेगालोसॉरस के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है अक्षांशीय जैव विविधता प्रवणता के बारे में, कि हाल ही के अध्ययन के अनुसार अक्षांशीय जैव विविधता के मामले में माइकोरिजल कवक के प्रमुख वर्गों जैसे अर्बुस्कुलर माइकोरिजल और एक्टोमाइकोरिजल की भूमिका की जांच की गई है। LDG के संदर्भ में यह भूमध्य रेखा पर अत्यधिक विविधता और ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जैव विविधता को दर्शाती है, जिसके अध्ययन में पाया गया है कि यह वैश्विक स्तर पर माइकोरिजल कवक अधिकांश पौधों की जड़ों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाते हुए रहते हैं, इसके अंतर्गत आती है।
अक्षांशीय जैव विविधता को देखा जाए तो उच्च जैव विविधता वाला जो क्षेत्र होता है ये बीच का क्षेत्र आता है। यहाँ पर ये भूमध्य रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पर उच्च जैव विविधता होती है और आपकी ध्रुवों पर कम जैव विविधता होती है। इसमें अक्षांशीय जैव विविधता प्रवणता के संदर्भ में देखा जाए तो इस स्थिति को लोकेटेड करता है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के बारे में कि हाल ही में डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। यह पहल भारत और डेनमार्क के बीच 2020 के हस्ताक्षर किए गए हैं और यह हरित रणनीतिक साझेदारी या ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक हिस्सा होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में संधारणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है, जिससे दोनों देशों के उद्योग, सहकारी संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों आदि के बीच सहयोग को बढ़ाया जा सके। इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरे हुए उसके संदर्भ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को 2019 में शुरू किया था। इस देश के बढ़ते वायु प्रदूषण के निपटने हेतु इसको शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों के 131 शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है और यह है इन 131 शहरों में नॉन अटेनमेंट सिटीज़ या मिलियन प्लस सिटीज़ इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसका जो टारगेट है इस योजना में साल 2017 को आधार वर्ष मानते हुए इसे 2025-26 के में पार्टिकुलेट मैटर और सांद्रता को 40% का कमी लाने का टारगेट किया गया है, जिसका कार्यान्वयन CPCB के में राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ पहले शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत पहली आती है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम, तीसरी आती है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, चौथी आती है भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों को अपनाया गया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया स्कीम या फेम स्कीम इसके अंतर्गत आती है। तो ये प्रमुख पहले शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 के बारे में। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पर आधारित है, जिसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो इसके अंतर्गत 5 जोखिम शामिल होते हैं। पहला आता है गलत सूचना और दुष्प्रचार होना, असंक्रामक रोग, अवैध आर्थिक गतिविधियां, असमानता और श्रम बल की कमी इसके अंतर्गत शीर्ष 5 मुख्य रिपोर्ट जोखिम आते हैं। ग्लोबल ओशन हीट कंटेंट के बारे में महासागरों से जुड़े एक अध्ययन से पता चला है कि 1981 से 2010 की औसत की तुलना में 2023 के दौरान ग्लोबल ओशन हीट कंटेंट का स्तर लगभग तिगुना हो गया। यह जो हीट कंटेंट है इसे 2023 में विश्व के महासागरों के ऊपरी 2000 मीटर वाले हिस्से में ऊष्मा की भंडारित मात्रा 286 जेटा जूल्स तक पहुंच गई है और 2023 के दौरान ऊष्मा की यह मात्रा 1981 से 2010 के दौरान यह लगभग तिगुनी रही है। इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कंजॉइंट सिल्वर लाइन के बारे में। यह तितली की एक नई प्रजाति होती है। इसकी खोज कर्नाटक के कोडागु जिले में की गई है, जो कि बीते 4 दशकों में पश्चिमी घाट में यह पहली ऐसी खोज है और इस तितली में पंखों के धब्बे और मोटी धारियां होती हैं और इन धारियों के बीच चमकदार सिल्वर रंग की मोटी रेखाएं होती हैं और यह नर तितली के पंख गहरे चमकदार नीले रंग के होते हैं, जबकि जो मादा तितली होती है उनके पंख गहरे भूरे होते हैं। तो इनमें ये डिफरेंसेस होता है। नेक्स्ट आता है हम्बोल्ड एनिग्मा के बारे में। हम्बोल्ड एनिग्मा जो है वह अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इस तथ्य के अनुसार सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो कि पारंपरिक मान्यता यह है इसके अंतर्गत कि यह दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक उत्पादक और जैव विविधता इसके अंतर्गत पाई जाती है, जिसमें हम्बोल्ड एनिग्मा के समर्थकों का मानना है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर कई क्षेत्रों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट आता है हिमालयन वुल्फ के बारे में। हिमालयन वुल्फ जो है हाल ही में पहला आयुषीयन का पहला आकलन कहलाता है। इस आकलन में घटती आबादी के संदर्भ में इसमें बताया गया है कि हिमालयन वुल्फ जो है वह पर्यावास यानी कि आबादी वाले क्षेत्रों में कमी आई है। पर्यावास के विस्तार में गुणवत्ता में लगातार गिरावट को देखा गया है। हिमालयन वुल्फ में कुल आबादी लगभग 2275 से 3792 के बीच है, जो कि भारत में इनकी आबादी 227 से 378 के बीच दर्ज की गई है। इसके अंतर्गत आता है। हिमालयन वुल्फ जो है वह भेड़ियों की एक उपप्रजाति होती है, जो कि पर्यावास इनका मुख्यतः यह हिमालय और तिब्बत के पठार के ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं और इनके पीठ और पूंछ पर भूरे रंग वाला मोटा फर होता है, जो कि चेहरों, अंगों और निचले हिस्से पर हल्का पीलापन पाया जाता है और इन्हें आयुषेन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल या शुभेद्य श्रेणी में शामिल किया गया है। इनके अंतर्गत आता है और इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 1972 के अंतर्गत शेड्यूल्ड फर्स्ट में और साइट्स के परिशिष्ट फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है।
नेक्स्ट आता है तिब्बती भूरा भालू। यह भारत में पहली बार तिब्बती भूरे भालू को सिक्किम में देखा गया है। यह जो भूरा भालू है इसे तिब्बती नीले भालू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सर्वाहारी पशु होता है जो कि पौधों जानवरों दोनों का भक्षण करता है। शारीरिक क्षमता के आधार पर या विशेषता के आधार पर देखा जाए तो इनकी छाती पर एक विशिष्ट वी आकार का सफ़ेद निशान होता है। यह अल्पाइन वनों, घास भूमियों और स्टेपी क्षेत्रों में 2000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है कुमकी हाथी। कुमकी हाथी जो है वह उड़ीसा सरकार ने राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए तमिलनाडु में कुमकी हाथी भेजने का अनुरोध किया हुआ है। कुमकी हाथी जो है वह प्रशिक्षित कैप्टिव हाथी होते हैं जिनकी उत्पत्ति जंगली हाथियों में काबू करने और बचाने को शांत करने में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें उन जगहों पर तैनात किया जाता है जहां जंगली हाथी उत्पात करते हैं, फसलों और मानव बस्तियों को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही इनमें मानव और हाथी दोनों तरह के जीवों को खतरों को कम किया जाता है और यह इसका उपयोग कुमकी हाथी का उपयोग बनगश्ती और बचाव कार्यों में किया जाता है। यह तमिलनाडु में कुमकी हाथी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। बलचल रेस्टोरेंट के बारे में। बलचल रेस्टोरेंट जो है वह क्रिटिकल इंडेंजर्ड गिद्धों के संरक्षण के लिए झारखंड में बलचल रेस्टोरेंट की स्थापना की गई है। यह झारखंड के कोडरमा जिले में एक बलचल रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य बीमार मवेशियों के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों से गिद्धों को बचाना है और इस बीमारी मवेशियों की मृत्यु हो जाती है और यह डाइक्लोफेनाक के तत्व मौजूद रहते हैं। जब गिद्ध इन मवेशियों को खाते हैं तो इस दवा के प्रतिकूल प्रभाव से बीमार होकर मरने लगते हैं और इनकी जो स्थिति है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। बलचल रेस्टोरेंट एक ऐसा निषिद्ध क्षेत्र होगा जहां गिद्धों और अन्य मुर्दाखोर जानवरों को खाने के लिए गैर विषाक्त और मवेशियों को मृत शरीर डाले जाएंगे और यह रेस्टोरेंट महाराष्ट्र के रायगढ़, गढ़चिरौली और नासिक जिले में, पंजाब के पठानकोट में तथा हिमाचल के कांगड़ा में पहले से ही स्थापित है। नेक्स्ट अब आता है कि गिद्ध की आग के संदर्भ में कि गिद्ध जो होते हैं वह बड़े आकार के मुर्दाखोर पक्षी होते हैं। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और पोषणकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और गिद्ध की जो प्रजातियां हैं किसमें कुल 9 प्रजातियों में से भारत में 3 प्रजातियां पाई जाती है जिन्हें सिनेरियस गिद्ध, गिब्रॉन गिद्ध और हिमालयन गिद्ध कहा जाता है। तो ये गिद्ध के संदर्भ में आता है। इन्हें इन्हें जो है वह गिद्धों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया और गिद्धों के संरक्षण के जो पहले शुरू की गई हैं। पहला तो एक ये पशु चिकित्सा के लिए डाइक्लोफेनाक 2006 में, कैटोफेनॉल एसक्लोफेनाक 2023 की दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारत में गिद्ध के संरक्षण के लिए 2020 से 2025 तक संचालन में रहा और हरियाणा के पिंजौर में गिद्ध संरक्षण का कार्य केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारत में गिद्ध के बारे में बताया गया है जो कि ये इतने तरीके के गिद्ध हैं जो कि अलग अलग प्रजातियों में शामिल मतलब कि आयुषीयन की अलग अलग लिस्ट में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूरेशियन उदबिलाव के बारे में। यह जो है वह हाल ही में केरल के चिन्नौर वन्यजीव अभ्यारण्य में यूरेशियन उदबिलाव देखा गया है। यह उदबिलाव जो है यह शर्मीला और निशाचर प्रकृति का होता है। यह तैरने में सक्षम होता है और मछली का शिकार करता है। यह जल और थल दोनों में रहते हैं और लेकिन इनका ज़्यादातर समय जो होता है वह जल में ही बीतता है। जल निकायों जैसे दलदलों, दलदल वाले तटों, तटीय क्षेत्रों आदि में पाए जाते हैं। इनका एक विस्तार देखा जाए तो यह विश्व में यूरोप, एशिया और अफ्रीका में और भारत में यह उत्तरी और पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। इन्हें आयुषीयन की नियर थ्रेटेड श्रेणी में रखा गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और इन्हें साइट्स के परिशिष्ट फस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है बिंटू रोंग और छोटे पंजे वाले उदबिलाव के बारे में। यह जो उदबिलाव है वह असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बिंटू रोंग और छोटे पंजे वाला उदबिलाव नामक 2 नए स्तनधारी प्रजातियां लाई गई हैं। ये जो प्रजातियां हैं वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। बिंटू रोंग जो होता है वह भारत के सबसे बड़े आकार का सीवेट है। इन्हें बेयर कैट भी कहा जाता है और इनका चेहरा बिल्ली जैसा और शरीर भालू जैसा होता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की मूल प्रजाति होती है और यह भारत में मेघालय और सिक्किम में, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया आदि में इनका पर्यावास क्षेत्र है और इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया और साइट्स के परिशिष्ट 3rd में इसे सूचीबद्ध किया गया। छोटे पंजे वाले उदबिलाव को एशियाई छोटे पंजे वाला उदबिलाव भी कहा जाता है।
ये जो उदबलाव होता है यह ताजे जल के पर्यावासों में पाई जाती है। इनका पर्यावास क्षेत्र जो है वह भारत में पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में हो और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन में पाया जाता है। इनका संरक्षण IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल रूप में वर्गीकृत है, जो साइट्स के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध होता है। मास्कोटो फिश की 2 आक्रामक प्रजातियां, ये जो 2 प्रजातियां अलग अलग पारिस्थितिकी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन 2 प्रजातियों का नाम जो है वह गम्बूशिया एफिनिस और गम्बूशिया होलब्रुकी होता है। ये दोनों प्रजातियां हानिकारक आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत है। और मास्कोटो फिश जो है वह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब जैसे राज्यों में मच्छरों की आबादी से निपटने के लिए स्थानीय जल निकायों में डाल दिया जाता है। और मास्कोटो फिश की आहार संबंधी आदतों और पर्यावास में आक्रामक व्यवहार अपनाने के कारण स्थानिक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है गम्बूशिया के बारे में। गम्बूशिया जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक मूल प्रजाति है। इसे भारत में जैविक तरीके से मच्छरों पर नियंत्रण के लिए लाया गया था। यह मच्छरों के लार्वा को खाती है और यह प्रजाति उथले जल में रहती है और सघन वनस्पति में प्रवेश कर वहां मौजूद लार्वा व प्यूपा का भक्षण करती है। गम्बूशिया पहली बार भारत में 1928 में ब्रिटिश भारत के दौरान लाई गई थी, ब्रिटिश शासन के दौरान लाई गई थी। अब आता है कुरील द्वीप। कुरील द्वीप जो है हाल ही में कुरील द्वीप को रिएक्टर पैमाने 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यह रूस के कमचटका प्रायद्वीप से जापान के होकाइडो द्वीप तक फैला हुआ है। यह द्वीप समूह ओखोटस्क सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है और इसके कई भूगर्भिक दृष्टि से सक्रिय है। रूस और जापान इनके 4 द्वीपों में अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं और जापान के नॉर्दर्न टेरिटरी और रूस के साउथ कुरील इसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है विलिंगटन द्वीप, जो कि हाल ही में विलिंगटन द्वीप को कायाकल्प करने की मांग उठ रही है। यह द्वीप कंटेनर टर्मिनल संचालन को वल्लार पदम या केरल में स्थानांतरित करने के बाद दौरान यह वीरान हो गए थे। विलिंगटन द्वीप जो है यह कोच्चि शहर के नज़दीक स्थित है, जो कि भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से आता है। इस द्वीप का निर्माण 1933 में किया गया था। यह भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के नाम पर इसका नाम रखा गया। इस द्वीप का निर्माण आधुनिक कोच्चि बंदरगाह बनाने के लिए प्रसिद्ध वेम्बनाड झील को गहरा करने के दौरान निकाली गई मिट्टी से किया गया। नेक्स्ट आता है डीप सी कोरल रीफ। जो डीप सी कोरल रीफ जो है इसे वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट से गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की मैपिंग की है। यह अंडर वाटर मैपिंग तकनीक समुद्री नितल को 3D छवियां बनाने में सक्षम बनाती है, जो 200 से 1000 मीटर की गहराई की प्रवाल भित्तियों की मैपिंग को सुगम बनाती है। और यह इतनी गहराई पर तक होती है कि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है इसमें वन्य जीव संरक्षण लाइसेंसिंग के लिए नियम 2024 की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण लाइसेंसिंग नियम 2024 को अधिसूचित किया है। यह नियम जो है वह 1983 की जगह लेगा। यह 1983 के नियमों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1, अनुसूची 2 के भाग 2 के अंतर्गत वर्गीकृत व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए रोक लगाई गई है। यह साधारण मामलों में केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करके व्यापार के लाइसेंस दिए जा सकते हैं और इसे जारी नियमों में उपयुक्त उपबंधों में बदल दिया जाएगा, इसके अंतर्गत आता है। ये इसमें नए नियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किसी वन्यजीव के व्यापार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और यह कुछ मामलों में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी में ये लाइसेंस दिए जाएंगे, इसके अंतर्गत आता है। इसमें अनुसूची 1, 2, 3, 4 को इसको अलग अलग स्तर पर वर्गीकृत किया गया। वेज बैंक इकोसिस्टम, यह जो इकोसिस्टम है एक रिपोर्ट के अनुसार तेल और गैस ब्लॉक्स के प्रस्तावित अन्वेषण और विकास के लिए वेज बैंक इकोसिस्टम का प्रभाव पड़ सकता है। यह जो इकोसिस्टम है इसका अन्वेषण हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। वेज बैंक इकोसिस्टम जो है वह कन्याकुमारी जिले में कैप कमोरिन के दक्षिण में स्थित है। यह भारतीय महाद्वीपीय मग्न तट का हिस्सा है, जो कि दुनिया का सर्वाधिक उत्पादित तटीय क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जलधाराएं मानसून जैसे अलग अलग मौसमों में अलग अलग पैटर्न की होती हैं। नेक्स्ट आता है कुनू राष्ट्रीय उद्यान। कुनू राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनू में नामीबिया से लाई गई मादा चीता के 4 शवकों को जन्म दिया है। कुनू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। ये वन शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। इन नदियों में
उद्यान के लिए जल का मुख्य स्रोत कुनू नदी है। इनकी वनस्पति करधई, सलाई, खेर के वृक्षों के सहित घास के विशाल मैदान भी पाए जाते हैं और यहाँ पर चित्तीदार हिरण, चौसिंगा, नीलगाय, ब्लैक बक, तेंदुआ, जंगली कुत्ता या ढोल आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है वह फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक फिनिश किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।